अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो रहेगा जंक्शन डायोड एज ए रेक्टिफायर। तो पहले हम देखेंगे कि हमने पिछले लेक्चर्स में देखा कि डायोड क्या होता है, इसकी फॉरवर्ड बायसिंग क्या होती है, रिवर्स बायसिंग क्या होती है। तो आज हम इससे पहले एक इंस्ट्रूमेंट बनाएंगे जिसका नाम है रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर क्या होता है? रेक्टिफायर एक ऐसा डिवाइस होता है जो हम डायोड से कंस्ट्रक्ट करके बनाते हैं। वो डिवाइस जो कन्वर्ट करेगा हमारी एसी सिग्नल्स को डीसी सिग्नल्स में, यानी कि जो हमारे पास अल्टरनेटिंग सिग्नल्स होंगी या अल्टरनेटिंग करंट होगा उसे ये डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो डायोड है वो एक रेक्टिफायर का काम करता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं कि कन्वर्टिंग अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट। इस प्रोसेस का नाम देते हैं हम रेक्टिफिकेशन। तो इस डायोड का, यानी कि जो हम इस जंक्शन डायोड को एज ए रेक्टिफायर बनाएंगे तो इसका अपना एक प्रिंसिपल रहेगा, यानी कि किस बुनियाद पे ये काम करेगा। तो इसका प्रिंसिपल है कि ये जंक्शन डायोड जो रेक्टिफायर का काम करेगा ये कंडक्ट करेगा उसी वक्त जब ये फॉरवर्ड बायसिंग मोड में होगा। अगर ये रिवर्स बायसिंग मोड में आ गया तो ये कंडक्ट नहीं करेगा, डज नॉट कंडक्ट व्हेन इट इज रिवर्स बायस्ड। तो ये इसका प्रिंसिपल रहेगा। तो फॉरवर्ड बायसिंग हमें मालूम है कि जब हमारे पास कोई पीएन जंक्शन डायोड होगा तो पीएन जंक्शन डायोड में हम क्या देखेंगे कि जब पॉजिटिव यानी कि पी टाइप पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ हम कनेक्ट करेंगे और एन टाइप को हम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा ये एक फॉरवर्ड बायस्ड मोड में। तो हम इस वक्त ये डायोड कंडक्ट करेगा। हाँ, अगर हम इसका उल्टा करेंगे कि पी टाइप को नेगेटिव टर्मिनल के साथ ज्वाइन करेंगे और एन टाइप को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ ज्वाइन करेंगे तो हमें रिवर्स बायस्ड मोड मिलेगा। तो रिवर्स बायस्ड मोड में ये कंडक्ट नहीं करेगा, यानी कि करंट, यानी कि जो इसमें करंट फ्लो होगा ये उससे फ्लो नहीं होने देगा। तो ये रहेगा हमारा मतलब ये जंक्शन डायोड एज ए रेक्टिफायर। तो हमारे पास अब दो किस्म के रेक्टिफायर्स होंगे, एक होगा फुल वेव रेक्टिफायर और दूसरा होगा हाफ वेव रेक्टिफायर। तो पहले पढ़ेंगे हम हाफ वेव रेक्टिफायर, यानी कि जंक्शन डायोड एज ए हाफ वेव रेक्टिफायर। तो पहले पढ़ेंगे हम डायोड एज हाफ वेव रेक्टिफायर। तो हाफ वेव रेक्टिफायर की मीन क्या है, यानी कि जो हमारे पास इनपुट सिग्नल होगी वो इस शक्ल में होगी, यानी कि अल्टरनेटिंग की शक्ल में होगी, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट ऐसा होगा। तो क्या है कि हाफ वेव रेक्टिफायर हम उसे कहेंगे कि जब ये हमें आउटपुट देगा जो डीसी होगा वो ओनली वन हाफ होगा, यानी कि एक साइकिल में हमें ये सिर्फ आउटपुट देगा वन हाफ। तो जो ये पॉजिटिव हाफ है ये मिलेगा हमें, बट जो ये नेगेटिव हाफ है ये हमें नहीं मिलेगा। यहाँ से फिर से इसके बाद एक पॉजिटिव हाफ मिलेगा, यानी कि डायोड एज ए हाफ वेव रेक्टिफायर हम उसे कहेंगे विच रेक्टिफाइज ओनली वन हाफ, जो रेक्टिफाई करेगा यानी कि कन्वर्ट करेगा इसे डीसी में ओनली वन हाफ ऑफ एसी, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट का ओनली हाफ ये कन्वर्ट करेगा डीसी में। तो इसे कहेंगे हम हाफ वेव रेक्टिफायर। तो ये हाफ वेव रेक्टिफायर कैसे बनाते हैं? अगर हम इसे कंस्ट्रक्ट करेंगे तो हमें इसमें एक डायोड की जरूरत पड़ती है, उस डायोड के साथ साथ हमें एक ट्रांसफार्मर की ज़रूरत पड़ती है। कैसे हम उन्हें कनेक्ट कर लेंगे? तो अगर हम देख लेंगे हाफ वेव की कंस्ट्रक्शन, तो कंस्ट्रक्शन में हमें ज़रूरत पड़ेगी एक डायोड की जो कंडक्ट करेगा ओनली इन द फॉरवर्ड बायस मोड में। तो दूसरा हमें इसमें ट्रांसफार्मर की ज़रूरत पड़ेगी जिसे हम इनपुट सिग्नल देंगे, और तीसरा लोड जहां से हम आउटपुट ऑब्टेन करेंगे, यानी कि कहां से हम आउटपुट ऑब्टेन करेंगे उस डीसी आउटपुट को। तो अगर हम देखेंगे तो हमारे पास एक ट्रांसफार्मर होता है, तो ट्रांसफार्मर में हमारे पास एक प्राइमरी कॉइल होती है, उस प्राइमरी कॉइल को हम इनपुट सिग्नल देंगे, यानी कि जो हमारा इनपुट होगा
वो किस शक्ल में होगा, वो होगा AC की शक्ल में, अल्टरनेटिंग शक्ल में। उसे हम प्राइमरी कॉइल को देंगे। इसके बाद हमारे पास सेकेंडरी कॉइल होगी। ये रही हमारी सेकेंडरी कॉइल। तो सेकेंडरी कॉइल को हम ज्वाइन करेंगे एक डायोड, यानी कि सेकेंडरी कॉइल के साथ हम एक डायोड कनेक्ट कर लेंगे। ये रहा इसका P और बार रिप्रेजेंट करेगा इसका N। तो यहां से हम यहां एक लोड रेजिस्टर लेंगे जहां से हम आउटपुट ऑब्टेन करेंगे, बट जो हमारा आउटपुट मिलेगा यहां से, तो आउटपुट होगा डीसी वोल्टेज मिलेगी हमें आउटपुट में। तो ये रहा हमारा लोड रेजिस्टर और ये कॉम्बिनेशन रही हमारी, इसे हम कहते हैं ट्रांसफार्मर। तो कैसे बनेगा एक हाफ वेव रेक्टिफायर? अब जो ही हम यानी कि इनपुट सिग्नल देंगे प्राइमरी कॉइल को, तो जब हम करंट देंगे किसे, प्राइमरी कॉइल को, तो क्या होगा प्राइमरी कॉइल में, जब करंट मिला तो वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर लेगी। तो जो ही हम यानी कि AC सिग्नल जो हमारा इनपुट है, ये किसे देंगे हम, ये हम देंगे प्राइमरी कॉइल को। तो प्राइमरी कॉइल में क्या होगा, इस करंट की वजह से इसमें मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या होगा, इसमें इंड्यूस्ड EMF जनरेट होगा, यानी कि सेकेंडरी कॉइल में EMF जनरेट होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, किसमें, सेकेंडरी कॉइल में। किस वजह से जनरेट होगा, ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि यहाँ म्यूचुअल इंडक्शन होगी। तो इनके दरमियान जो इंडक्शन होगी उसे कहते हैं हम म्यूचुअल इंडक्शन। तो क्या किया हमने एक इनपुट सिग्नल दी प्राइमरी कॉइल को। प्राइमरी कॉइल में करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ, उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से म्यूचुअल इंडक्शन हुई, तो EMF जनरेट हुआ सेकेंडरी कॉइल में, यानी कि यहाँ एक करंट जनरेट हो गया इस कॉइल में। तो क्या होता है ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ, तो जब हम इनपुट हमने ऐसा दिया था तो ये पॉजिटिव हाफ हुआ इसका, ये नेगेटिव हाफ हुआ। तो ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ क्या होगा कि जो सेकेंडरी कॉइल है इसका अपर पार्ट पॉजिटिव होगा और जो लोअर पार्ट बनेगा सेकेंडरी कॉइल का वो होगा नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव हुआ ड्यूरिंग जो पॉजिटिव हाफ। इस साइकिल में क्या हुआ कि अपर पार्ट ऑफ द सेकेंडरी कॉइल बिकम्स पॉजिटिव एंड लोअर हाफ ऑफ द सेकेंडरी कॉइल बिकम्स नेगेटिव। तो जैसे ही ये पॉजिटिव हुआ तो P टाइप पॉजिटिव के साथ ज्वाइन हुआ, तो दैट मीन्स दिस इज फॉरवर्ड बायसिंग। तो इस वक्त ये किस मोड में है, फॉरवर्ड बायस्ड मोड में है, तो ये कंडक्ट कर लेगा इस वक्त। तो करंट जो होगा वो करंट इसमें ऐसे फ्लो होना शुरू होगा। तो आउटपुट हम कैसे ऑब्टेन करेंगे, वो हम लोड रेजिस्टर से ऑब्टेन करेंगे। तो ऐसे करंट इसमें फ्लो होगा। अब नेक्स्ट हाफ में क्या होगा, जो ही ये मतलब जो पॉजिटिव हाफ था तो उस वक्त अपर पार्ट ऑफ सेकेंडरी कॉइल पॉजिटिव बना था, तो जिस वजह से P टाइप के साथ जुड़ा हुआ था तो फॉरवर्ड बायसिंग मोड था। हमने पहले ही कहा था कि इसका प्रिंसिपल जो था क्या, डायोड कंडक्टर्स ओनली इन द फॉरवर्ड बायस्ड मोड। अब क्या होगा ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा कि जो अपर पार्ट इसका है वो बनेगा नेगेटिव और जो इसका लोअर पार्ट है वो बनेगा सेकेंडरी कॉइल का पॉजिटिव। अब जो P है वो किसके साथ ज्वाइन है, नेगेटिव टर्मिनल के साथ, और जो N है वो किसके साथ है, पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। तो ये हुआ कौन सा मोड, तो ये आ गया रिवर्स मोड में, यानी कि रिवर्स बायसिंग हो गई नेगेटिव साइकिल में। तो पहले ही कहा था कि रिवर्स बायस में तो डज नॉट कंडक्ट, तो ये कंडक्ट ही नहीं करेगा, तो हमें यहां आउटपुट कुछ मिलेगा ही नहीं। तो इस तरह से ये डायोड खुद को क्या बनाता है, एज ए रेक्टिफायर। हमने क्या दिया था इसे हमने अल्टरनेटिंग करंट दिया था इसे, बट जो ही हमने अल्टरनेटिंग करंट दिया ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल क्या हुआ कि अपर पार्ट जो सेकेंडरी कॉइल का था वो पॉजिटिव बना था, तो P से कनेक्ट था, फॉरवर्ड बायस्ड मोड में आया था, करंट हमें मिला था, तो वो कन्वर्ट हुआ था DC में। ऐसे ही जब हमने दूसरे जो नेगेटिव साइकिल था इनपुट सिग्नल का, तो जो अपर साइड ऑफ द सेकेंडरी कॉइल वो नेगेटिव मिला, तो P टाइप से जुड़ा था, तो रिवर्स बायसिंग मोड में आ गया डायोड, तो वो कंडक्ट नहीं करेगा। तो इस तरह से अगर हम अब देख लेंगे कि ग्राफ प्लॉट कर लेंगे, तो उस ग्राफ में क्या देखेंगे हम
कि जब हम इनपुट दे रहे हैं तो आउटपुट हमें कैसे मिल रहा है इन ए हाफ वेव रेक्टिफायर। तो हमने ऐसे इनपुट सिग्नल दी थी इसे, तो इनपुट सिग्नल कौन सी थी, यानी कि ये थी साइनोसाइडल, दैट मीन्स जो हमारा करंट होगा वो साइनोसाइडल शक्ल में होगा। अल्टरनेटिंग करंट लिखेंगे हम यहां से, यानी कि एसी तो हमने इसे इनपुट दिया था, तो यहां से इसका ये स्टार्टिंग पॉइंट, दैट मीन्स हमने ऐसा इसे इनपुट दिया था। तो क्या हुआ, हमें यहां से आउटपुट मिला डीसी, यानी कि यहां से हमें मिल रहा है डीसी आउटपुट। तो ये होगा इसका आउटपुट। तो कैसे मिला, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ, तो जो पॉजिटिव हाफ था उसमें डायोड ने कंडक्ट कर लिया, तो हमें मिलेगा यहां से ऐसे इसका पॉजिटिव हाफ। ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ डायोड इज इन द रिवर्स बायसिंग मोड, तो वो कंडक्ट नहीं करेगा, तो ये वाली साइकिल हमें नहीं मिलेगी। इस तरह से ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ फिर से हमें ये साइकिल मिलेगा। तो नेगेटिव हाफ में क्या होगा, तो वो साइकिल नहीं मिलेगी। तो इस तरह से हमारा इनपुट जो एसी था वो डीसी में कन्वर्ट हो गया। बाय किसने किया, वो उसे डायोड ने किया, एज ए रेक्टिफायर की तरफ उसने जब काम किया था। मगर अगर हम यहां देखेंगे तो जो आउटपुट मिल रहा है हमें, तो आउटपुट इज डिसकंटिन्यूअस। हमने इनपुट जो दिया था, इनपुट हमने कंटिन्यूअस दिया था, बट जो हमें आउटपुट मिल रहा है यहां से वो डिसकंटिन्यूअस हुआ, क्योंकि उसमें नेगेटिव साइकिल तो हमें नहीं मिल रहे हैं, तो डिसकंटिन्यूटी शो करेगा। तो इस वजह से जो हाफ वेव रेक्टिफायर होगा उसकी एफिशिएंसी जो है वो कम होगी, यानी कि मिनिमम होगी, तो इसकी एफिशिएंसी कम होगी। इसके अलावा और क्या होती है इसमें प्रॉब्लम, अगर हम ये अभी देख रहे हैं डिमेरिट्स इसके, कि इसने तो हमें एसी सिग्नल को कन्वर्ट करके दिया डीसी सिग्नल में, बट इसकी जो एफिशिएंसी है वो कम होती है, यानी कि हमें पहले एनर्जी बहुत थी, उसकी हाफ एनर्जी हमें मिल रही है। दूसरा ये कि ये जो हमें यहाँ से आउटपुट मिल रहा है, इट इज़ नॉट प्योर डीसी, ये प्योर डीसी नहीं होता है, डज नॉट प्योर डीसी, यानी कि प्योर डायरेक्ट करंट जो आउटपुट हमें मिला वो प्योर डायरेक्ट करंट नहीं होगा, बल्कि उसके साथ क्या होते हैं, वो फ्लक्चुएटिंग होता है या उसमें रिपल फैक्टर होता है, यानी कि एसी कंपोनेंट्स उसमें भी होते हैं। तो इस तरह से इसकी थोड़ी प्रॉब्लम होती है, यानी कि एक तो इसकी एफिशिएंसी कम होगी, आउटपुट डिसकंटिन्यूअस होगा, और जो डीसी मिल रहा है हमें वो प्योर डीसी नहीं मिल रहा है, बल्कि फ्लक्चुएटिंग कहेंगे हम, या पल्सुएटिंग कहेंगे, या उसमें रिपल फैक्टर आता है। इसके बाद अगर हम देखेंगे कि जो इसका आउटपुट वोल्टेज, यानी कि डीसी आउटपुट वोल्टेज, तो अब इसने हमें दे दी है कि उसकी एक्सप्रेशन क्या होती है। अगर हम एक्सप्रेशन लिखेंगे, एक्सप्रेशन फॉर डीसी आउटपुट वोल्टेज, कि आउटपुट वोल्टेज जो हमें मिल रही है अब हमें किस शक्ल में डीसी में, वो किसके बराबर होगी, तो वो वीडीसी होगी किसके बराबर, जो मीन लोड करंट होगा, यानी कि लोड में से कितना करंट पास हो रहा है, यानी कि उसका मीन लेंगे, क्योंकि ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ और ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ, पॉजिटिव हाफ में वो दे रहा है, नेगेटिव हाफ में नहीं दे रहा है, तो इस वजह से मीन लोड करंट इनटू क्या होगा, लोड रेजिस्टेंस। तो जो हमारी आउटपुट डीसी वोल्टेज होगी वीडीसी, वो किसके बराबर होगा, आई यानी कि मीन लोड करंट इंटू आर एल। बट जो ये मीन लोड करंट होता है ये किसके बराबर होता है, बट मीन लोड करंट आई इज इक्वल टू आई नॉट डिवाइड बाय पाई, क्योंकि एक ही साइकिल हमें यहां से मिल रहा है पाई, फिर उसके बाद डिसकंटिन्यू, फिर एक पाई, तो ऐसे हमें मिल रहा है। तो ये क्या होता है, ये आई नॉट क्या होता है, ये होता है मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट किसमें, यानी कि सेकेंडरी कॉइल में कितना मैक्सिमम वैल्यू होगा करंट का ड्यूरिंग हाफ साइकिल, यानी कि जो हाफ साइकिल होगा इसका, तो जब ये करंट बनेगा,
जो इंड्यूस्ड ईएमएफ यानी कि इंड्यूस्ड करंट इसमें जनरेट होगा, तो उसकी सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी इस सेकेंडरी कॉइल में ड्यूरिंग हाफ वेव साइकिल, यानी कि जो ये हाफ वेव रेक्टिफायर है उसमें कितनी होगी, वो उसे हम कहते हैं आई नॉट। तो VDC हमें कितना मिलेगा, तो टोटल में हमें मिलेगा VDC आउटपुट DC वोल्टेज होगी बराबर I के बदले हम लिखेंगे इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो सेकेंडरी कॉइल में होगी डिवाइड बाय पाई इनटू लोड रेजिस्टेंस। तो ये रहेगी एक्सप्रेशन हमारी किस लिए, यानी कि आउटपुट वोल्टेज के लिए। तो ये था यहां तक हाफ वेव रेक्टिफायर। इसके बाद अगर हम देखेंगे फुल वेव रेक्टिफायर तो वो कैसे काम करेगा, उस पहले हम उसकी डायग्राम बना के रखेंगे फिर उसे एक्सप्लेन करेंगे। तो अब हम पढ़ेंगे डायोड एज ए फुल वेव रेक्टिफायर। अभी तक हम पढ़ रहे थे हाफ वेव रेक्टिफायर। तो इसमें क्या होगा, इसकी कंस्ट्रक्शन भी सेम है, बट हमारे पास इस वक्त दो डायोड्स होंगे, यानी कि D1 डायोड और D2 डायोड। तो दो डायोड्स रहेंगे हमारे पास इस वक्त, यानी कि जो दो डायोड्स है वो कौन सा काम करेंगे, क्योंकि हमें मालूम है इसका प्रिंसिपल कि डायोड कंडक्ट्स ओनली इन द फॉरवर्ड बायस मोड एंड इट डज नॉट कंडक्ट व्हेन इट इज रिवर्स बायस्ड मोड। तो हम इनपुट सिग्नल फिर से हमारे पास यहाँ एक ट्रांसफार्मर रहेगा, बस कंस्ट्रक्शन में इतनी है कि हमें एक और डायोड की ज़रूरत पड़ेगी फुल वेव रेक्टिफायर में। तो क्या होगा कि इनपुट सिग्नल हम किसे देंगे, हम उसे प्राइमरी कॉइल को देंगे जिसे हम P से डिनोट करेंगे प्राइमरी कॉइल, और जो आउटपुट होगा यानी कि डायोड्स की वजह से क्या होगा उसमें, तो वो सेकेंडरी कॉइल में यानी कि जो सेकेंडरी कॉइल में करंट होगा वो फ्लो होगा या नहीं होगा वो हम ऑब्टेन करेंगे एट आउटपुट पे। तो क्या करेंगे हम इसमें, जो हमारे P रीजन्स होते हैं, क्योंकि एरो डिनोट कर रहा है P और बार डिनोट कर रहा है N, तो ऐसे ही एरो यहाँ P डिनोट करेगा और बार रिप्रेजेंट करेगा N। तो दोनों डायोड्स का यानी कि जो D1 और D2 डायोड है वो कनेक्ट कर रहे हैं हम किसके साथ, सेकेंडरी कॉइल के साथ, यानी कि इसका जो डायोड का P है वो एक साइड से कनेक्ट होगा और इस डायोड D2 का P साइड दूसरे साइड ऑफ सेकेंडरी कॉइल से कनेक्ट करेंगे हम। और जो N है यानी कि जो हमारे पास N टाइप यानी कि N रीजन होगा, तो लोड रेजिस्टेंस के साथ हम क्या कनेक्ट कर रहे हैं, एक कॉमन पॉइंट पे N रीजन को, यानी कि ये जो N रीजन है और जो इसका N रीजन है उसे हम कॉमन बना रहे हैं किसके लिए, लोड के लिए, यानी कि जहां हम लोड रेजिस्टेंस होगा उसे कॉमन बनाएंगे, यानी कि ये भी इसके लिए कॉमन रहेगा और ये इसके लिए भी कॉमन रहेगा। तो इसे हम कहते हैं, बीच में हम इसे ज्वाइन करेंगे जहां से हम आउटपुट ऑब्टेन करेंगे, तो इसे कहेंगे हम सेंट्रल टैपिंग, कि जहां से हमें आउटपुट ऑब्टेन करना है। तो क्या होगा, जो ही हम इनपुट सिग्नल इसे देंगे तो प्राइमरी कॉइल में करंट ग्रो होगा, तो करंट की वजह से यानी कि जो करंट होगा प्राइमरी कॉइल में, तो उसकी वजह से सेकंड उसका मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड यानी कि ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन, तो सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट होगा, यानी कि इंड्यूस्ड करंट जनरेट होगा। अब क्या होगा कि ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ, यानी कि हम जो सिग्नल देंगे इसे, हमारा जो सिग्नल है इनपुट सिग्नल वो AC की शक्ल में है, इसका पॉजिटिव और इसका नेगेटिव। तो अब क्या होता है, तो ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल ये जो होगा ये पॉजिटिव बनेगा और जो लोअर पार्ट है इसका वो नेगेटिव रहेगा। तो क्या होगा, इस वक्त जो ये पॉजिटिव बना तो ये P टाइप से कनेक्टेड है, तो ड्यूरिंग ये कि यानी कि पॉजिटिव हाफ साइकिल डायोड D1 इज फॉरवर्ड बायस्ड, तो ये फॉरवर्ड बायस्ड मोड में आएगा। जो ही ये फॉरवर्ड बायस्ड मोड में आएगा तो ये कंडक्ट करेगा, तो इसमें करंट फ्लो होगा ऐसे ऐसे और ऐसे, जो आउटपुट पे पहुंच जाएगा और वापस ऐसे चला जाएगा। तो ड्यूरिंग क्या हुआ, जो पॉजिटिव हाफ साइकिल था उस वक्त क्या हुआ कि डायोड D1 ने कंडक्ट कर दिया, बट जो डायोड D2 है वो भी कंडक्ट नहीं कर रहा है। तो ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल क्या होगा, अब ये नेगेटिव बनेगा और ये पॉजिटिव बनेगा। तो क्या होगा, इस वजह से अब ये डायोड जो है वो फॉरवर्ड बायस्ड मोड में आया और ये जो डायोड है ये रिवर्स बायस्ड मोड में आया। तो अब ये क्या है, ये है नेगेटिव हाफ साइकिल में फॉरवर्ड बायस्ड मोड में, तो फॉरवर्ड बायस मोड में ये कंडक्ट कर लेगा। उस वक्त डायोड D1 कंडक्ट नहीं करेगा, तो करंट फ्लो होगा ऐसे, करंट फ्लो होगा ऐसे, करंट फ्लो होगा,
तो हम आउटपुट से उसे ऑब्टेन कर सकते हैं। तो इस तरह से क्या मिले हमें, यानी कि ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल डायोड D1 कंडक्ट्स, ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल, जो नेगेटिव हाफ साइकिल था उस वक्त डायोड D2 कंडक्ट करेगा, क्योंकि वो फॉरवर्ड बायस्ड मोड में आएगा और ये रिवर्स बायस्ड मोड में आएगा। तो इस तरह से जो आउटपुट होगा अब वो कंटिन्यूअस हमें मिलेगा। तो क्या होगा अब यहाँ, अगर हम इनपुट सिग्नल देंगे और आउटपुट सिग्नल ऑब्टेन करेंगे तो कैसे ग्राफ में हमें ये मिलेंगे। तो ऐसे हमने इनपुट दिया था, ये हमारा इनपुट था, कौन सा, AC इनपुट था। यहां लिखेंगे इनपुट स्टार्टिंग ऑरिजिन। तो आउटपुट कैसे मिलेगा, तो ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ क्या होगा, जब पहला साइकिल आएगा तो उस वक्त डायोड D1 कंडक्ट करेगा, तो हमें यहां से ये मिलेगा पॉजिटिव हाफ। तो ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ क्या होगा, डायोड D2 कंडक्ट करेगा, बट डायोड D1 कंडक्ट नहीं करेगा, तो हमें एक और साइकिल मिलेगा यहां से, ये भी साइकिल अब मिला हमें। तो इसी तरह सारे साइकिल्स हमें मिलेंगे। तो अब जो हमारा आउटपुट DC आउटपुट है, तो DC आउटपुट अब कंटिन्यूअस है। पहले हमें हाफ वेव में डिसकंटिन्यूटी शो कर रहा था, बट इस वक्त ये कंटिन्यूअस है। तो सबसे पहले क्या होगा, फुल वेव रेक्टिफायर में आउटपुट जो है वो कंटिन्यूअस होगा। तो दूसरी इफिशिएंसी जो है, इफिशिएंसी भी इंक्रीज हुई, इफिशिएंसी भी इंक्रीज हो गई इसमें। तो नंबर थर्ड, जो हमने देखा था हाफ वेव रेक्टिफायर में, तो जो हमारा आउटपुट था उसमें कुछ रिपल फैक्टर्स थे, बट जो हमें यहां से फिर मिलेगा आउटपुट, इसमें भी रिपल फैक्टर्स होंगे, यानी कि ये प्योर DC नहीं होगा, बल्कि इट इज फ्लक्चुएटिंग, ये फ्लक्चुएटिंग DC होगा, या हम कहेंगे कि अल्टरनेटिंग DC, यानी कि जिसमें अल्टरनेटिंग फैक्टर्स भी होंगे, तो रिपल फैक्टर इसमें भी आएगा। हाँ, अगर हम इसकी एक्सप्रेशन लिखेंगे फॉर आउटपुट DC वोल्टेज के लिए, तो आउटपुट DC वोल्टेज फिर से हम क्या डिफाइन करेंगे कि मीन लोड करंट कितना था और लोड रेजिस्टेंस RL कितनी थी। तो अगर हम एक्सप्रेशन लिखेंगे VDC के लिए आउटपुट वोल्टेज, तो वो मीन करंट के बराबर होगा इनटू लोड रेजिस्टेंस। बट अगर हम यहां देखेंगे कि जो I होगा वो 2 टाइम्स I0 होगा डिवाइड बाय पाई, यानी कि पहले ही कहा था ये मैक्सिमम वैल्यू है किस करंट का, जो यह करंट डेवलप होगा सेकेंडरी कॉइल में, उसमें हमने लिखा था ड्यूरिंग हाफ वेव साइकिल, तो इसमें क्या लिखेंगे ड्यूरिंग फुल वेव साइकिल, यानी कि फुल वेव साइकिल में जो मैक्सिमम वैल्यू होगी करंट की उसे हम I0 से डिनोट करते हैं। तो VDC किसके बराबर आएगी, आउटपुट DC वोल्टेज, वो होगी 2 टाइम्स I0 डिवाइड बाई पाई इंटू लोड रेजिस्टेंस। तो इसमें 2 फैक्टर इंट्रोड्यूस होगा, बट हाफ वेव में ये 2 फैक्टर इंट्रोड्यूस नहीं था। तो ये था जंक्शन डायोड, यानी कि जंक्शन डायोड कैसे एक रेक्टिफायर का काम करता है, कैसे वो AC को कन्वर्ट कर रहा है DC में। अब हम यहाँ थोड़ा ये एक्सप्लेन करेंगे कि रिपल फैक्टर होता क्या है, कैसे हम इसकी एफिशिएंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब हमें क्या मिला यहाँ से कि जो हमारा AC सिग्नल होता है जब हमें रेक्टिफायर DC में कन्वर्ट करके देता है वो प्योर DC नहीं होता है, बल्कि उसमें फ्लक्चुएटिंग AC भी होता है। तो रिपल फैक्टर जो हमने उसमें कहा था कि जो रिपल फैक्टर गामा होता है वो होता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द AC कंपोनेंट, यानी कि जो हम AC सिग्नल दे रहे थे AC सिग्नल का रूट मीन वैल्यू क्या होती है, यानी कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू उसका, और DC का वैल्यू जो होता है आउटपुट वोल्टेज का, यानी कि जो हमें आउटपुट वोल्टेज मिली उन दोनों को हम कंपेयर करते हैं कि जो हमने इनपुट में दिया था उसका रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कितना था, जो हमें DC वैल्यू मिलेगी यानी कि आउटपुट वोल्टेज मिलेगी, उन दोनों को हम एवरेज यानी कि रेशो कंपेयर करते हैं तो हमें एक रिपल फैक्टर मिलता है, यानी कि कितना कंपोनेंट होगा आउटपुट DC में AC का। तो अगर हम गामा देखेंगे 1.21 होता है फॉर फुल हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए, तो ज़्यादा कंपोनेंट होते हैं उसमें, यानी कि ज़्यादा पल्स वेटिंग कौन सा होता है जो आउटपुट हमें मिलेगा हाफ वेव रेक्टिफायर से। बट जो गामा होता है
इन फुल वेव रेक्टिफायर वो होता है 0.48, यानी कि जो फुल वेव रेक्टिफायर होता है जो आउटपुट वो देगा उसमें रिपल फैक्टर यानी कि पल्सिवेटिंग या फ्लक्चुएटिंग एसी ज़्यादा नहीं होता है, बल्कि कंपेयर टू कम से कम हम ऐसा कह सकते हैं कि वो किसके करीब होता है, डीसी, यानी कि जो हमारा डीसी करंट होता है उसके करीब पहुंच जाता है, बल्कि उसमें एसी कंपोनेंट बहुत कम होता है। इसके बाद अगर हम देखेंगे इफिशिएंसी, यानी कि जो आउटपुट होगा, यानी कि कंपेयर करेंगे कि कितना आउटपुट मिल रहा है हमें जब हम कितना इनपुट दे रहे हैं, तो नीटा इज इक्वल टू आउटपुट डीसी पावर, यानी कि आउटपुट तो हमें डीसी मिलेगा क्योंकि हम दे रहे हैं एसी पावर, तो क्या मिल रहा है हमें वहां से डीसी पावर मिल रहा है हमें, तो कितना आउटपुट डीसी पावर मिलेगा हमें विथ रेस्पेक्ट टू कितना हम इनपुट एसी पावर दे रहे थे, मल्टीप्लाई कर लेंगे 100 से। तो इस तरह अगर हम देखते हैं कि जो नीटा होता है इन हाफ वेव, यानी कि एफिशिएंसी कितनी होती है हाफ वेव रेक्टिफायर की, वो होती है 40.6। अगर हम एफिशिएंसी देखेंगे फुल वेव रेक्टिफायर की तो वो कितनी होती है 81.2, यानी कि एफिशिएंसी जो होती है किसकी, फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर इन परसेंटेज, यानी कि इन परसेंटेज कितने परसेंट एफिशिएंट होगा, तो जो हाफ वेव रेक्टिफायर होता है उसकी एफिशिएंसी, यानी कि क्योंकि हमें मालूम है कि वहाँ एफिशिएंसी हमें आउटपुट मिल रहा है वो डिसकंटिन्यूअस मिल रहा है, बट जो हमारा फुल वेव रेक्टिफायर था ये था हाफ वेव और ये था फुल वेव रेक्टिफायर। तो फुल वेव में हमें क्या मिल रहा था, आउटपुट जो मिल रहा था वो कंटिन्यूअस मिल रहा था ऐसे, जो हाफ वेव था उसमें क्या होता था, आउटपुट जो था वो डिसकंटिन्यूअस शो कर रहा था, तो उसकी एफिशिएंसी, यानी कि हम उसे बहुत इनपुट पावर दे रहे हैं बट वो आउटपुट पे इतना पावर हमें नहीं दे रहा है, तो इस वजह से उसकी एफिशिएंसी कम होती है। बट जो फुल वेव रेक्टिफायर था उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू हाफ वेव, क्योंकि उसमें ज़्यादा जो इनपुट हम दे रहे हैं आउटपुट भी हमें कंटिन्यूअस ही मिल रहा है, बट उसमें कुछ फ्लक्चुएटिंग आ रहा है जो कितना होता है 0.48, जो हम ऐसे। तो अगर हमें इसे प्योर बनाना होगा, यानी कि हमने तो इसे एसी दिया था, इसने डीसी हमें दिया वहाँ से, बट प्योर नहीं था, अगर हम इसे प्योर बनाना चाहते हैं तो हमें फिल्टर सर्किट की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि फिल्टर सर्किट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो फिल्टर सर्किट्स कौन होते हैं, या तो हम सिंपल इंडक्टर यूज़ करते हैं, यानी कि इंडक्टर से इसमें से इसे पास करेंगे, या कैपेसिटर में से पास करेंगे, या दोनों को हम कंबाइन करते हैं, एक टैंक सर्किट बनाते हैं इनका, यानी कि इंडक्टर और कैपेसिटर का सर्किट बनाते हैं, जो एक रेक्टिफायर के एंड पे हम ऐड करते हैं, यानी कि जहाँ से हमें आउटपुट की ज़रूरत पड़ती है तो हम वहाँ फिल्टर सर्किट लगाते हैं, या तो हम प्योर इंडक्टर लगाएंगे या कैपेसिटर लगाएंगे, या दोनों को कॉम्बिनेशन में लगाएंगे ताकि जो हमें आउटपुट मिले वो प्योर डीसी हो। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से सब समझ में आया होगा। अगर कहीं पे भी कोई डाउट हो तो कमेंट्स में कह देना।